हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। चैप्टर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वेरिएशन का सोर्स क्या होता है। व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ वेरिएशन। तो वेरिएशन का जो सोर्स होता है वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिन ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है उनमें जो वेरिएशन होता है वो ज़्यादातर देखा जाता है। अब हम बात करते हैं मेंडल की। देखिए, वैसे तो कई साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में स्टार्टिंग में पढ़ना चाहा, लेकिन मेंडल ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत अच्छे लॉज दिए और उनकी जो पब्लिकेशंस थी वो उस टाइम पे तो फेमस नहीं हो पाई, लेकिन जब बाद में साइंटिस्ट आए उन लोगों ने जब डिस्कवरीज करी तो वहाँ से उनका वर्क फेमस हो गया। तो उनको हम पढ़ेंगे और आपका जो चैप्टर है उसमें भी सिर्फ मेंडल के बारे में ही बताया गया है। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कंसीडर करा जाता है। ठीक है, इन्होंने 7 साल तक एक्सपेरिमेंट करे थे, जिसमें से जो कि ईयर आपको याद रखने हैं 1856 से लेके 1863 थे। डायरेक्ट आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेगा। और इन्होंने अपने वर्क को पब्लिश करा था 1865 में। बट उस ईयर में या कह सकते हो उस टाइम पीरियड में उनका जो वर्क था वो उतना फेमस नहीं हुआ था। और बाद में जब इनके काम को रीडिस्कवर करा गया तो वहाँ पे इनका काम फेमस हुआ था। ठीक है। अच्छा, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किस चीज़ को सिलेक्ट करा था। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट करा था पाइजम सैटिवम को, जिसको हम पी प्लांट्स भी बोलते हैं। अब इन्होंने पी प्लांट्स को ही क्यों सिलेक्ट करा, इसका रीज़न भी पढ़ लेते हैं। कई बार आपसे 2 मार्क्स में पूछ लेता है। पहला रीज़न ये था कि जो पी प्लांट होते हैं ये अपनी लाइफ साइकिल को कुछ मंथ्स में कंप्लीट कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें एक शॉर्ट टाइम पीरियड में लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी को स्टडी करने का मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से डाटा में जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाती है। सेकंड, जो पाइजम सैटिवम है या जो पी प्लांट है उनमें सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाता है। उनमें क्या देखा जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाता है। बट उसको हम कंट्रोल्ड करके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की मदद से क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। एंड थर्ड, कि जो पाइजम सैटिवम था उनमें जो करेक्टर्स थे उनको हम इजीली एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते थे कि हाँ, इस प्लांट की स्टेम
इस प्लांट की हाइट ज़्यादा है, इस प्लांट की हाइट कम है। तो ऐसे हम उनको ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, इसीलिए हमने उनको सिलेक्ट करा था। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेंडल ने जब अपना काम पब्लिश करा था 1865 में, तो उस टाइम पे वो काम उतना फेमस नहीं हो पाया था। बाद में 1900 के आसपास मेंडल के काम को रीडिस्कवर करा गया 3 साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें पहले साइंटिस्ट थे कार्ल्स कॉरन, जिन्होंने उनके लॉस को दिया था, ह्यूगो डिवरीज एंड एनरिक वॉन टेशमार्क। इन तीनों ने मिलके मेंडल के काम को रीडिस्कवर करा था। और आप जो लॉज पढ़ते हो मेंडल के, वो कार्ल कॉरन्स ने ही दिए थे। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है मेंडल एक्सपेरिमेंट, जो आपको अच्छे से समझना है और इस पे हम ज़्यादा टाइम भी खर्च करेंगे। देखिए, जो टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है उन पे हम टाइम खर्च करेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहला हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट। मेंडल ने क्या करा, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए सबसे पहले पेरेंट्स का सिलेक्शन करा। और किन पेरेंट्स को सिलेक्ट करा? वो पेरेंट्स जो प्योर थे, वो पेरेंट्स जो प्योर थे। अब ये प्योर पेरेंट क्या है? प्योर से हमारा मतलब है ऐसे पेरेंट जो कि होमोजाइगस थे। जो कि कैसे थे? होमोजाइगस थे। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये होमोजाइगस क्या होता है। होमोजाइगस वो इंडिविजुअल होते हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ एलीली प्रेजेंट होते हैं पेयर में। जैसे कि कैपिटल टी का जो पेयर है ये प्योर है। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, इसलिए ये होमोजाइगस है। स्मॉल टी दोनों एक जैसे हैं, इसलिए ये होमोजाइगस है। लेकिन अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी बना दूं तो इस पेयर में ये दोनों अलग अलग हैं, तो इसीलिए ये कंडीशन हेट्रोजाइगस है और ये दोनों कंडीशन होमोजाइगस है। और होमोजाइगस कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं? प्योर बोलते हैं। तो मेंडल ने सबसे पहले क्या करा? मेंडल ने सबसे पहले प्योर प्लांट्स का सिलेक्शन करा। इसके बाद मेंडल ने क्या करा? जो पेरेंट्स सिलेक्ट करे थे उन पेरेंट्स के बीच में उन्होंने क्रॉस करवाए। कैसे क्रॉस करवाया? सबसे पहले उन्होंने 2 पेरेंट्स को लिया। मान लीजिए एक पेरेंट ए है, एक पेरेंट बी है। इन दोनों को लिया और इनके बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्या कराया? क्रॉस पॉलिनेशन कराया। और उससे जो प्रोजनी बनी, मान लीजिए P1 प्रोजनी बनी, इस प्रोजनी में इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया, ठीक है। और इस तरीके से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा। अब इन्होंने जब पेरेंट्स को क्रॉस कराया, उसमें से ऑब्जर्वेशन निकाली, उन्होंने ऑब्जर्वेशंस देखी, उन ऑब्जर्वेशंस को भी हम पढ़ेंगे। और फिर उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए जिनको आज हम लॉ के फॉर्म्स में पढ़ते हैं। तो आप ये जो लॉ पढ़ते हो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सारे क्या थे? मेंडल के कंक्लूजन थे जो उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे बनाए थे। अब हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ पेरेंट की। हमने ये तो पढ़ लिया कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले पेरेंट्स का सिलेक्शन करा, लेकिन पेरेंट्स का सिलेक्शन करा कैसे, इसको समझ लेते हैं। तो मान लीजिए मेंडल ने कोई भी एक प्लांट लिया, और उसमें उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। उसमें उन्होंने क्या करा? सेल्फ पॉलिनेशन कराया। और उससे जो प्रोजनी बनी उनमें भी उन्होंने क्या कराया? सेल्फ पॉलिनेशन कराया। उसमें भी उन्होंने क्या कराया? सेल्फ पॉलिनेशन कराया। और उससे जो प्रोजनी बनी उसमें भी उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया। एंड ऐसे ही वो इस प्रोसेस को कई जनरेशन तक उन्होंने करा। यहाँ से जो प्रोजनी बनी उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, वहाँ से जो प्रोजनी बनी उनका सेल्फ पॉलिनेशन कराया। तो उन्होंने ये प्रोसेस कई जनरेशन तक करा। और उन जनरेशन के बाद जब उन्हें एक टाइम के बाद सारे प्लांट एक जैसे मिलने लगे एक जनरेशन में, तो उन्होंने कहा कि अब मेरे को प्योर वेराइटीज़ मिल चुकी है। अब ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप थोड़ी देर वेट करो, अभी जब हम क्रॉस देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि ऐसा क्यों हुआ कि कई जनरेशन तक क्रॉस कराने के बाद हमें प्योर वैरायटी मिलने लगी, ठीक है। चलिए, तो मेंडल ने क्या करा? प्योर प्लांट के लिए रिपीटेड सेल्फ करवाया। क्या कराया? कई जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन कराया। ऐसे ही मेंडल ने कुछ 14 प्योर वैरायटीज ऑफ पी को सिलेक्ट करा, ठीक है, जिनको उन्होंने 7 कंट्रास्टिंग पेयर्स में डिवाइड कर दिया। 14 प्योर वैरायटीज ऑफ पी को सिलेक्ट करा और इनको डिवाइड करा कितने पेयर में? 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया, ठीक है।
14 प्योर वैरायटी प्रेजेंट इन 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स। अब वो वैरायटी कौन कौन सी थी, वो ट्रेट कौन कौन से थे, ये आपको टेबल याद करनी है। आप क्रोमोसोम नंबर चाहे तो छोड़ सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको करेक्टर और उसमें कौन डोमिनेंट ट्रेट है, कौन सा रिसेसिव ट्रेट है, ये आपको याद होना चाहिए। जैसे कि प्लांट हाइट की जब आप बात करोगे, प्लांट हाइट करेक्टर की बात करोगे, तो जो टॉलनेस का ट्रेट है वो डोमिनेंट है, जो रिसेसिव का ट्रेट है वो ड्वार्फ है। फ्लावर पोजीशन के लिए एक्सियल फ्लावर पोजीशन डोमिनेंट है, टर्मिनल जो है वो रिसेसिव है। पोड शेप के लिए स्मूथ या फिर इन्फ्लेटेड कई बुक्स में लिखा हुआ है तो वो डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। सीड शेप में राउंड डोमिनेंट है, रिंकल्ड क्या है, रिसेसिव है। फ्लावर के कलर में वायलेट डोमिनेट है एंड वाइट क्या है, रिसेसिव है। तो इस तरीके से पोड कलर, सीड कलर, ये सब आपको याद होने चाहिए। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि पोड कलर में डोमिनेंट कौन सा कलर डोमिनेट है, तो ये आपको बताना पड़ जाएगा। सो अब इन्होंने क्या कराया, पेरेंट्स का सिलेक्शन कर लिया। अब इन्होंने क्या करा, उन पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराया, ठीक है। क्रॉस में इन्होंने किस तरीके का क्रॉस कराया, पहले सेल्फ पॉलिनेशन कराई और फिर क्रॉस पॉलिनेशन। ये दो तरीके की पॉलिनेशन उन्होंने यूज़ करी। देखिए पी प्लांट्स जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि उनमें सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाता है, तो बाइसेक्सुअल है तभी सेल्फ पॉलिनेशन देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की मदद से भी हमने क्रॉस पॉलिनेशन कराए। और अगर हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कराया है तो हमें इमस्कुलेशन प्रोसेस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हो। तो इन्होंने क्या करा, एक प्योर प्लांट लिया, दूसरा प्योर प्लांट लिया, इन दोनों के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन कराया। क्या कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। और उससे जो जनरेशन बनी उसको उन्होंने F1 हाइब्रिड या फिर फीलियल वनमोडा या फिर जनरेशन 1 भी आप बोल सकते हो। और उस F1 हाइब्रिड में हमने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, उससे हमें क्या मिल गई, हमारी सेकंड जनरेशन या फिर फीलियल 2 मिल गई। और उसमें हमने सेल्फिंग करा दी तो उसमें हमें थर्ड जनरेशन मिल गई। थर्ड जनरेशन में हमने सेल्फिंग कराई, हमें फोर्थ जनरेशन मिल गई। तो आपको क्या याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि आप पहली जनरेशन के लिए क्रॉस पॉलिनेशन कराओगे, उसके बाद चाहे जितनी भी जनरेशन आपको निकालनी हो आप क्या कराओगे, सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे। ये दो चीज़ आपको याद रखनी है, क्या, कि पहली जनरेशन के लिए क्रॉस पॉलिनेशन, पहली जनरेशन के लिए क्रॉस पॉलिनेशन, और दूसरी तीसरी या जितनी भी जनरेशन निकालनी है उनके लिए सेल्फ पॉलिनेशन करना है। देखिए जैसे कि आपकी बुक में क्रॉस दिया है उसी क्रॉस को समझते हैं, अभी आपको ये सब कुछ नहीं देखना। मेंडल ने क्या करा, एक प्योर टॉल प्लांट को लिया, ठीक है, प्योर टॉल प्लांट को लिया और उसको क्रॉस कराया एक प्योर ड्वार्फ प्लांट से। किसके साथ क्रॉस कराया, प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया। अब इन्होंने क्या देखा कि जब मैंने एक प्योर टॉल प्लांट को एक प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया तो उस क्रॉस से जितने भी प्लांट्स बने, उस क्रॉस से जितने भी प्लांट्स बने वो सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। वो सारे के सारे प्लांट कैसे थे, टॉल थे। और जब उन सब प्लांट में मैंने सेल्फ पॉलिनेशन होने दी, जब उन सब प्लांट में मैंने सेल्फ पॉलिनेशन होने दी तो उसमें मेरे को टॉल प्लांट भी देखने को मिले और ड्वार्फ प्लांट भी देखने को मिले। मतलब जब आपने एक प्योर टॉल प्लांट और प्योर ड्वार्फ प्लांट को क्रॉस पॉलिनेट कराया तो वहाँ से जो पहली जनरेशन बनी उस पहली जनरेशन में सारे प्लांट कैसे बने, टॉल बने। और जब उन टॉल प्लांट्स के मेंबर में हमने सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया तो उन्होंने कुछ टॉल प्लांट्स बनाए और कुछ ड्वार्फ प्लांट्स बनाए। तो ये उनका क्रॉस था। तो इन्होंने यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन दी, उन्होंने यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन दी, F1 जनरेशन रिसेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट कंप्लीटली, कि F1 जनरेशन जो है, जो F1 जनरेशन है उसमें जो प्रोजनीज हैं वो किसी एक पेरेंट को कंप्लीटली रिसेंबल कर रही है। जैसे इस वाले क्रॉस में जो प्रोजनीज हैं वो टॉल वाले पेरेंट को क्या कर रही हैं, रिसेंबल कर रही हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये दी, F2 जनरेशन प्रोजनीज सिमिलर टू बोथ पेरेंट, मतलब सेकेंड जनरेशन में हमें जो प्रोजनीज मिल रही हैं वो दोनों पेरेंट को रिसेंबल कर रही हैं, क्योंकि उसमें कुछ टॉल भी बन रही हैं जो टॉल वालों को रिसेंबल कर रही हैं और कुछ ड्वार्फ प्रोजनीज बन रही हैं जो ड्वार्फ वालों को रिसेंबल कर रही है। इन F2 जनरेशन वन टाइप प्रोजनीज मोर,
मतलब उन्होंने ये कहा कि जो F2 जनरेशन बनी, ये जो F2 जनरेशन बनी, इसमें एक तरीके की प्रोजेनीज ज़्यादा बन रही हैं। जैसे कि यहाँ पे जो टॉल प्रोजेनीज बनती हैं वो ज़्यादा बनती हैं एज कंपेयर टू ड्वार्फ। तो यहाँ से मेंडल ने क्या कंक्लूजन दिया? मेंडल ने ये कंक्लूजन दिया कि जब मैंने एक टॉल प्लांट पेरेंट को एक ड्वार्फ प्लांट पेरेंट के साथ क्रॉस पॉलिनेशन कराया, तो कुछ ना कुछ तो इस पेरेंट से और इस पेरेंट से पास हुआ इस प्रोजेनी में। ठीक है, कुछ ना कुछ तो इस टॉल पेरेंट से एंड इस ड्वार्फ पेरेंट से पास हुआ इस प्रोजेनी में, तभी इस प्रोजेनी ने ये करेक्टर दिखाया। और जब इसने अपने बच्चे बनाए तो उसने वो चीज़ अपने बच्चों में पास कर दी। इसी वजह से हमें यहाँ ड्वार्फ और टॉल देखने को मिले। ठीक है, तो ये मेंडल का क्या था, कंक्लूजन था। मेंडल ने कहा समथिंग बीइंग स्टेबली पास्ड अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी, कोई ऐसी चीज़ तो है जो पेरेंट से प्रोजेनी में पास हो रही है बिना चेंज हुए। और उस समथिंग को आज मेंडल ने नाम दिया फैक्टर, जिसको आज हम जीन के नाम से जानते हैं। जीन जो टर्म थी वो जोहानसन ने दी थी एंड फैक्टर जो टर्म है वो मेंडल ने यूज़ करी थी। ठीक है, तो ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप बता देना। अब फैक्टर की कुछ बेसिक बात जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला, फैक्टर यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। मतलब इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस है जिससे कैरेक्टर या ट्रेट ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट से प्रोजेनी में, उसकी जो यूनिट है वो क्या है, फैक्टर है। फैक्टर किसी भी ट्रेट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। एंड साथ ही साथ जो फैक्टर होता है ये पेयर में देखा जाता है। अब ये पेयर वाली बात कहाँ से आई, ये जब हम मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम उस पर मूव ऑन करते हैं। सो आई होप आपको मेंडल का क्रॉस समझ में आया होगा कि मेंडल ने अपना क्रॉस कैसे करा था। अब हम उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। लेकिन उसको समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस होते क्या हैं। देखिए, मेंडल ने, जैसे मैंने आपको बताया, 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट को सिलेक्ट करा था। मेंडल ने क्या करा, ऐसे पेरेंट को आपस में क्रॉस कराया जिनमें सिर्फ एक करेक्टर का डिफरेंस था। जैसे कि मेंडल ने एक पेरेंट लिया जिसमें सारे करेक्टर सेम थे, बस वो टॉल था, और एक दूसरा प्लांट लिया जिसमें सारे करेक्टर सेम थे, बस वो ड्वार्फ था। मतलब उनमें जो सीड का कलर था, जो सीड का शेप था, जो पोड की शेप थी, जो पोड का कलर था, जो फ्लावर का कलर था, सब कुछ सेम था, बस क्या फ़र्क था, हाइट का फ़र्क था। तो ऐसे क्रॉस को जहाँ पे सिर्फ एक करेक्टर का डिफरेंस होता है, बाकी सारे करेक्टर सेम होते हैं, उसको हम बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ए क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट दैट डिफर ओनली इन वन करेक्टर, जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक करेक्टर में एक दूसरे से अलग हो। या फिर क्रॉस इन्वॉल्विंग सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दो ऐसे पेरेंट के बीच में क्रॉस कराना जो कि एक सिंगल पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट शो करते हों। अब हम मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं, और देखिए उसी तरीके से करा गया है जिस तरीके से हमने पढ़ा है। सबसे पहले मेंडल ने क्या करा, प्योर टॉल प्लांट लिया और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट लिया। ठीक है, बाकी सारे करेक्टर इन प्लांट में क्या है, सेम है। अगर ये राउंड है तो ये भी राउंड है, अगर ये ग्रीन है मतलब इसकी सीड का शेप ग्रीन, सीड का कलर ग्रीन है तो इसकी सीड का कलर भी ग्रीन है। अगर इसकी सीड की शेप राउंड है, इसकी सीड की शेप भी राउंड है। अगर इसका फ्लावर कलर वायलेट है तो इसके फ्लावर का कलर भी वायलेट है। मतलब कहने को सब चीज़ से सेम है, बस किस करेक्टर का डिफरेंस है, हाइट का। ये टॉल है और ये पेरेंट ड्वार्फ है। अब हमने क्या करा, इन दोनों पेरेंट्स के बीच में क्रॉस करा दिया। अब क्रॉस कराया कैसे, जब दो डिफरेंट पेरेंट आपने लिए हैं तो उसके बीच में क्रॉस होगा क्रॉस पॉलिनेशन से, सॉरी। तो यहाँ पे उन्होंने क्रॉस पॉलिनेशन कराया और देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स बन रहे हैं सारे के सारे कैसे हैं, टॉल। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि ऑल प्रोजनीज आर टॉल। जितनी भी प्रोजनीज बनी सबकी सब कैसी थी, टॉल थी। और जब इन टॉल प्रोजनीज में मैंने सेल्फिंग कराई तो मेरे को टॉल प्रोजनी भी देखने को मिली और ड्वार्फ प्रोजनी भी देखने को मिली। और जब मैंने फर्दर उनमें सेल्फिंग कराई तो मेरे को टॉल,
टॉल ड्वार्फ एंड ड्वार्फ जैसे चीज़ें देखने को मिली। अब ये कैसे देखने को मिला, ये जेनेटिक लेवल पे जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो हम देखेंगे। अभी आपको बस एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, क्या, कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट करा, ये उसका डाटा है, ये उसका क्या है, डाटा है, कि मेंडल ने जब प्योर टॉल और प्योर डार्फ प्लांट को क्रॉस कराया तो वहाँ से सारी प्रोजेनीज F1 में टॉल बनी। क्यों बनी, ये अभी बात की बात है, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि ये सारी टॉल क्यों बनी। ये जब उन्होंने अपने लॉज वगैरह दे दिए, जब उनके काम को रीडिस्कवर करा गया, ठीक है, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें पता चली हमें। लेकिन उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा वो इसी तरीके से था। अब इन्होंने क्या करा, इन टॉल प्लांट में जब सेल्फ पॉलिनेशन होने दिया तो वहाँ से टॉल प्लांट्स भी देखने को मिले, ड्वार्फ प्लांट्स भी देखने को मिले, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, इसके जेनेटिक लेवल पे जाते हैं। किस पे जाते हैं, इसके जेनेटिक लेवल पे, जिसको बाद में डिस्कवर करा गया, ठीक है, कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखिए, जो होमोजाइगस टॉल प्लांट थे, जैसे मैंने आपको बताया, होमोजाइगस का मतलब है कि सेम तरीके की एलीली थी। तो अगर टॉल प्लांट थे तो टॉल प्लांट एक डोमिनेंट करेक्टर है, तो इसको हमने कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो कैपिटल टी यहाँ आ गया। होमोजाइगस ड्वार्फ एक रिसेसिव करेक्टर था, तो इसको हमने स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब जब आप इनके गैमेट बनाओगे, एक बात बताओ, अगर इस पे ये 2 जीन हैं और इसका आप गैमेट बनाओगे तो गैमेट में कैपिटल टी ही तो ट्रांसफ़र होगा, और यहाँ पे जो गैमेट बनेंगे उसमें स्मॉल टी ट्रांसफ़र होगा। जैसे आप मेल फीमेल में सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ के आए हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। फीमेल के पास क्योंकि XX क्रोमोसोम होता है, तो वो सिर्फ जो गैमेट बनाती है उनमें X क्रोमोसोम ही तो होता है। इसी तरीके से जब यहाँ पे दोनों टी हैं तो यहाँ पे सिर्फ टी गैमेट बनेगा, और यहाँ पे कैपिटल टी है तो यहाँ पे कैपिटल टी गैमेट बनेगा, ठीक है। अब जब ये 2 गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो जो प्रोजनीज बनेगी उस पर कैपिटल टी जीन भी होगा और स्मॉल टी जीन भी होगा। अब यहाँ पे हमने देखा है एक्सपेरिमेंट में कि सारे प्लांट कैसे बन रहे हैं, टॉल बन रहे हैं। सारे प्लांट कैसे बन रहे हैं, टॉल बन रहे हैं। और जब हम इसकी सेल्फिंग करा रहे हैं, तो इसमें आप जो गैमेट बनाओगे वो कैपिटल टी बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। और क्योंकि आप सेल्फिंग करा रहे हो तो सेकंड पेरेंट भी यही है, तो उस केस में भी कैपिटल टी और स्मॉल टी गैमेट ही बनेंगे। बोलो हाँ या ना, चीज़ों को समझो। क्योंकि आप सेल्फ पॉलिनेशन करा रहे हो तो मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन सेम प्लांट का है या सेम फ्लावर का है, तो भाई उसका जेनेटिक लेवल भी तो सेम होगा, या उसकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो सेम ही तो होगी, ठीक है। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन सेम है, तो यहाँ पे देखो ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता है। अगर मान लो ये किसी पेरेंट 1 का, मतलब ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, तो ये मेल गैमेट फीमेल गैमेट के कैपिटल टी से क्रॉस कर सकता है। उस केस में कैपिटल टी बनेगा, जो कि टॉल प्लांट बनेगा। हो सकता है कि ये कैपिटल टी वाला फीमेल गैमेट के स्मॉल टी के साथ क्रॉस कर जाए, उस केस में भी ये टॉल प्लांट बनाएगा। हो सकता है कि जो मेल गैमेट का स्मॉल टी है वो फीमेल गैमेट के कैपिटल टी के साथ फ्यूज हो जाए, उस केस में भी कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। और ये भी हो सकता है कि जो मेल का स्मॉल टी है वो फीमेल गैमेट के स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो जाए, तो उस केस में स्मॉल टी बनेगा। अब देखिए ऊपर, स्मॉल टी होमोजाइगस ड्वार्फ थे, कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल थे। अब यहाँ पे ये 2 चीज़ नहीं मिली हमें, कि ये प्लांट है तो टॉल, लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है। तो ये कुछ नया देखने को मिला हमें, और यही हमें समझना है कि ये हमें क्यों मिला। सो यहाँ पे देखिए, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट आया, जो अभी हमने क्रॉस कराया, उसमें हमने क्या देखा कि जो टॉल प्लांट है, 4 में से 3 टॉल प्लांट बन रहे हैं और एक कैसा बन रहा है, ड्वार्फ प्लांट बन रहा है। 3 टॉल बन रहे हैं, एक ड्वार्फ बन रहा है। और अगर हम बात करें जेनेटिक लेवल पे कि उनके जीन का रेशियो क्या आ रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि कैपिटल टी एक जीन बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बन रहे हैं, और स्मॉल टी एक बन रहा है। ऐसा ही कुछ देखा हमने, हाँ। तो इसको हम बोलते हैं फिनोटिपिक रेशियो, इसको हम बोलते हैं जीनोटिपिक रेशियो। ये डायरेक्ट आपसे पेपर में पूछेगा।
अब हम बात करते हैं मेंडल के फर्स्ट लॉ की, जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा गया है एनसीईआरटी में, लेकिन जब आप हायर बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस को सेकंड लॉ कहा गया है, लेकिन आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो हम पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ते हैं, जिसको फर्स्ट लॉ भी कहा जाता है। इसमें आपको बताया गया, देखिए सबसे पहले समझिए कि लॉ ऑफ डोमिनेंस आया कहाँ से, मेंडल ने सोचा कैसे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो मेंडल ने जब एक टॉल प्लांट को, या कह सकते हैं आप एक प्योर टॉल प्लांट को और एक प्योर ड्वार्फ प्लांट को आपस में क्रॉस कराया, तो वहाँ से उन्हें क्या मिला, टॉल प्लांट मिला। इतनी कहानी आपको समझ में आई। अब मेंडल ने ये सोचा कि देखो कुछ तो है जो इस टॉल पेरेंट से इस प्रोजेनी में पास हुआ, कुछ तो समथिंग यहाँ पे पास हुआ और कुछ यहाँ से भी पास हुआ, लेकिन मेरे को जो पहली जनरेशन देखने को मिल रही है उसमें सारे प्लांट क्या है, टॉल हैं। मतलब सारे ही प्लांट सिर्फ एक इस पेरेंट को रिसेंबल कर रहे हैं। कोई ऐसा प्लांट नहीं है, कोई ऐसा प्रोजनी नहीं है फर्स्ट जनरेशन में जो ड्वार्फ प्लांट को क्या कर रहा हो, रिसेंबल कर रहा हो। तो मेंडल ने यहाँ पे दिमाग लगाया और ये कहा कि अगर मान लो इसका कुछ कैपिटल टी जीन है और इसका कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी जीन है, सॉरी स्मॉल टी जीन है, जब इन दोनों ने अपने गैमेट बनाए और उससे नई प्रोजेनी बनाई तो उसका कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी कॉम्बिनेशन रहा होगा। इतना आपको समझ में आया। तो मेंडल ने ये कहा कि अगर एलिलीज का पेयर या जीन का पेयर डिसिमिलर है, एक जैसा नहीं है, तो उस केस में कोई एक जीन या कोई एक एल्ली अपने ट्रेट को एक्सप्रेस करेगी और दूसरा वाला अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसको हम बोलेंगे डोमिनेंट। उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। तो इस केस में हमने देखा कि जो कैपिटल टी जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रही थी, क्योंकि सारे प्लांट कैसे थे, टॉल। तो हमने इसलिए टॉल प्लांट को क्या बोला, डोमिनेंट ट्रेट बोला। ठीक है, तो यहां से मेंडल ने अपना पहला लॉ दिया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या कहा गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस में कहा गया करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। कि करेक्टर को एक छोटी छोटी सी यूनिट है जो इनहेरिटेंस की यूनिट है फैक्टर, वो कंट्रोल करती है। इन्होंने कहा कि ये जो फैक्टर है ये पेयर्स में होते हैं। ये क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। फिर उन्होंने कहा इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, अगर फैक्टर का पेयर कैसा है, डिसिमिलर है, जैसा कि कैपिटल टी या स्मॉल टी है, तो उसमें से कोई एक ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा और जो एक्सप्रेस कर पाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट बोलेंगे। तो ये था मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की ये पहली लाइन आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये हायर बुक्स में दिया गया है कि जो कॉरन्स थे जिन्होंने मेंडल के काम को रीडिस्कवर करा था, उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को पहला लॉ कहा था। आप चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को सेकंड लॉ कहा गया है। ठीक है, हाँ, लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहा जाता है, ये आपको बात याद रखनी है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट एलीली डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। अभी ये क्या होती है ये आपको छोड़ देना है, ठीक है, इसको हम थोड़ा आगे पढ़ते हैं। आपको सिर्फ ये समझना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है क्या, इसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मेंडल ने देखिए जैसे अपने लॉ में बताया था कि जो एलीज होती हैं वो पेयर में होती हैं। तो अगर टॉल प्लांट है तो इसके पास कैपिटल टी है, और अगर ड्वार्फ प्लांट है तो इसके पास स्मॉल टी है। अब जब यहाँ पे जो प्रोजनी बनी, यहाँ पे जो प्रोजनी बनी F1 जनरेशन में, उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी, या ऐसा कह सकते हो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी पेयर में ही है। तो मेंडल ने ये कहा कि अगर दोनों पेरेंट क्या हैं, पेयर में हैं, दोनों पेरेंट के पास जो जीन है वो पेयर में है, तो आप इसको डायरेक्ट तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, पेरेंट से प्रोजेनी में डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देते हो तो यहाँ पे कैपिटल टी आ जाएगा और इधर का उठ के स्मॉल टी आ जाएगा, तो ऐसे तो इसके पास ज़्यादा जीन्स हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं होता। तो मेंडल ने क्या कहा, मेंडल ने कहा कि पेरेंट के पास जो जीन होते हैं
वो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान एक दूसरे से अलग होते हैं। मतलब ये जो कैपिटल टी है और ये जो कैपिटल टी है, ये एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और ये अलग होना इस तरीके से होता है कि एक गैमेट में कोई एक एलीली जाएगी, एक गैमेट में कोई एक एलीली जाएगी। जैसे कि होमोजाइगस कंडीशन में तो ये हो जाएगा। अगर मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी है, एक पेरेंट का जीनोटाइप, और ये गैमेट बनाता है, तो ये कुछ ऐसे दो तरीके के गैमेट बनाएगा जिसमें एक में कैपिटल टी होगा, एक में स्मॉल टी होगा। ऐसा कोई गैमेट नहीं देखने को मिलेगा जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों हो, ऐसा कभी नहीं देखने को मिलेगा। ये बात मेंडल ने कही थी। तो आइए इसको देख लेते हैं। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन बाय मियोसिस, आप सभी को पता है, रिप्रोडक्शन आप पढ़ के आए हो चैप्टर, एलिलीज ऑफ अ पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, जो एलिलीज होती हैं वो एक दूसरे से अलग होती हैं, सो दैट अ गैमेट कैरी ओनली वन एलिली ऑफ अ करेक्टर, कि जो गैमेट है उसमें सिर्फ एक ही एलिली जाए, और ये एलिली का नंबर वापस से रीस्टोर हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, क्योंकि एक एलिली एक पेरेंट से आएगी, दूसरी एलिली दूसरे पेरेंट से आएगी, तो जो प्रोजनी है उसमें दोनों एलिली वापस से आ जाएंगी। ए होमोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस सिमिलर गैमेट, जैसे हमने देखा कि होमोजाइगस की कंडीशन में सिर्फ टी या फिर स्मॉल टी ही बनेगा। ए हेट्रोजाइगस पेरेंट प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ गैमेट, जैसा कि आप देख सकते हो, अगर पेरेंट हेट्रोजाइगस है तो वो दो तरीके के गैमेट बना रहा है, और अगर पेरेंट होमोजाइगस है तो वो एक ही तरीके के गैमेट बना रहा है। अब आइए इस लाइन का मतलब समझते हैं कि जो एलिलीज होती हैं वो ब्लेंडिंग शो नहीं करती। इसका क्या मतलब है? इसका देखिए ये मतलब है, अगर मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी से जो कैपिटल टी गैमेट बना और स्मॉल टी गैमेट बना, और इन दोनों ने पहली जनरेशन में क्या करा, सारे प्लांट टॉल बनाए। अगर एलिली ये यहाँ पे मिक्स हो जाए, क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, कुछ ऐसे बन जाए, मान लीजिए ये दोनों मिक्स हो गई और कुछ ऐसा बन गया, ऐसा होता नहीं है लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा बन गया, तो अगर आप इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, तो अब आपको सारी प्रोजनी टॉल मिलनी चाहिए थी। सारी प्रोजनी कैसे मिलनी चाहिए थी? टॉल मिलनी चाहिए थी। लेकिन हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि जो सेकंड जनरेशन है वहाँ पे मेरे को ड्वार्फ प्रोजनी भी देखने को मिल रही है। मतलब जो फर्स्ट जनरेशन में देखने को नहीं मिला वो सेकंड जनरेशन में देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि इसका अपना एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस था। आपको अगर मैं एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल दूं, अगर आपने कभी खिचड़ी खाई है तो वहाँ पे आप राइस लेते हो और क्या लेते हो, दाल वगैरह लेते हो, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं, तो क्या आप उसको खिचड़ी बनने के बाद अलग अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं ब्लेंडिंग, कि आप उसको फिर अलग अलग नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं सिर्फ चावल और दाल को पानी में भिगो दूं, मैं उसकी खिचड़ी नहीं बना रहा, मैं सिर्फ उसको पानी में भिगो दूं, तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो। तो वहाँ पे हम बोलेंगे कि उन्होंने कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करी, डू नॉट शो ब्लेंडिंग। लेकिन वो रहे तो साथ में। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये जो गैमेट हैं या जो ये एलिली हैं, ये साथ में हैं लेकिन ब्लेंडिंग शो नहीं कर रही। इसी वजह से सेकंड जनरेशन में ये स्मॉल टी ने ड्वार्फ करेक्टर शो करा था। सो आई होप आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्लियर हो चुका होगा। अब हम पढ़ते हैं पुनीट स्क्वायर के बारे में कि पुनीट स्क्वायर क्या है, ठीक है। बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट आर.सी. पुनिट। पुनिट स्क्वायर एक साइंटिस्ट थे ब्रिटिश के, आर.सी. पुनिट, उन्होंने दिया था। उन्होंने पुनिट स्क्वायर देने के पीछे का मतलब उनका ये रीज़न था कि वो एक पॉसिबल जीनोटाइप बता सकें कि अगर मैं दो पेरेंट को क्रॉस करा रहा हूँ तो वहाँ पे क्या पॉसिबल जीनोटाइप्स हो सकते हैं, वो बताने का तरीका था पुनिट का। द पॉसिबल गैमेट आर रिटन ऑन द टू साइड द टॉप रो एंड द लेफ्ट कॉलम। देखिए मैं यहाँ पे आपको सीधा बता देता हूँ। ये एक होमोजाइगस टॉल पेरेंट था जिसका टीटी फिनोटाइप है। होमोजाइगस ड्वार्फ है जिसका स्मॉल टी है। पेरेंट गैमेट, यहाँ पे जितने भी गैमेट बनेंगे सब कैपिटल टी ही बनेंगे, और यहाँ पे जितने गैमेट बनेंगे सारे स्मॉल टी बनेंगे। और जब इससे फर्स्ट जनरेशन बनाओगे उसमें सारे टॉल प्लांट बने जिसका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी था। अब जब मैंने इसमें सेल्फिंग कराई तो यही मेल है, यही फीमेल है,
तो इसके पॉसिबल जीनोटाइप क्या होंगे, जो पॉसिबल गैमेट बनेंगे वो क्या होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो एक को हमने कहाँ रख दिया, एक को हमने टॉप रो पे रख दिया और एक को हमने लेफ्ट कॉलम में रख दिया, ठीक है। जो भी पॉसिबल गैमेट थे उनको हमने प्लेस कर दिया और फिर इनकी जो भी पॉसिबल जीनोटाइपिक थी वो हमने इन बॉक्स के अंदर लिख दी। जैसे कि अगर ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी के साथ फ्यूज़ करता है तो कैपिटल टी बनाएगा, ये इसके साथ फ्यूज़ करता है तो ये बनाएगा, ये इसके साथ फ्यूज़ करता है तो ये बनेगा और ये इसके साथ फ्यूज़ करता है तो ये बनेगा। तो ये एक तरीका था पुनिट स्क्वायर का क्रॉस को शो करने का, ठीक है। तो आई होप आज के ये जो हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस करे आपको सारे समझ में आए हैं। आपको अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मैं आपको इसके नोट्स भी भेज दूंगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, मेंडल के जो भी जीन इंटरेक्शन के एक्सेप्शन थे जैसे कि कोडोमिनेंस वगैरह, है ना, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।